नमस्कार दोस्तों, साल 1686 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ देती है। उस वक्त गद्दी पर बैठे थे औरंगजेब और इस जंग को एक बहुत बड़ी बेवकूफी बताया जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी मुगलों की आर्मी के कंपैरिजन में बहुत कमजोर थी, छोटी थी। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि बहुत ही आसानी से मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। इंडिया में मौजूद कंपनी की फैक्ट्रीज को जब्त कर लिया गया, ढेर सारे EIC के ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया और जो गवर्नर थे कंपनी के उस वक्त उन्हें घुटने टेकने पड़े औरंगजेब के सामने। इसके बावजूद भी करीब 300 सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसे एक फॉरेन कंपनी ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा जमा लिया। आज जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनीज आपके दिमाग में आती हैं, एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारी कंपनी से ज्यादा बड़ी बन गई थी और ज्यादा ताकतवर भी। कैसे पॉसिबल हो पाया है, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। British East India Company, the company that ruled India and a large part of the Indian subcontinent. Britain destroyed India through looting, expropriation and outright theft. Well, not the British who conquered India, it was a rogue multinational corporation. Like no other, one that was set up to trade, but also had powers to take land, to wage war, and also resolve peace. हमारी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों साल 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी जाती है कुछ मर्चेंट्स के द्वारा। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, यानी इसका बिजनेस शेयर होल्डर्स के द्वारा ओन किया जाता था और शुरुआत में इसके सिर्फ 125 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने साथ में मिलकर 70,000 पाउंड रेज किया एज कैपिटल। इस कंपनी को बनाने के पीछे मकसद था मसालों की ट्रेडिंग करना, स्पाइसेस में ट्रेडिंग करना, साउथ ईस्ट एशिया के स्पाइस आइलैंड्स में जाकर। अगले साल 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पहले सफर पर निकलती है और इंडोनेशिया में जाकर 2 फैक्ट्री सेटअप करती है। उस जमाने में इंडोनेशिया के इन आइलैंड्स पर ऑलरेडी स्पेनिश और पोर्चुगीज ट्रेडर्स काम करने लग रहे थे। साथ ही साथ डच ट्रेडर्स ने भी रिसेंटली उसी रीजन में ट्रेडिंग शुरू करी थी। ये डच कंपनी इंग्लिश कंपनी के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिटेबल निकलती है, इनके पास ज्यादा पैसा होता है और बेहतर आर्मी भी होती है। समय के साथ साथ ये उस एरिया में डोमिनेंट पावर बन जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रियलाइज करती है कि हमें अपना धंधा कहीं और करना पड़ेगा, इन डच लोगों ने हमारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए ये और जगहें ढूंढते हैं और इनकी नजर इंडिया पर पड़ती है। इंडिया में भी बहुत से स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स थी। तो साल 1608 में EIC के मर्चेंट्स इंडिया पहुंचते हैं और लैंड करते हैं आज के दिन के गुजरात में सूरत शहर पर। देश पर मुगलों का राज था और मुगलों की जो आर्मी थी 4 मिलियन आर्म्ड लोगों की आर्मी थी, बहुत ही ताकतवर थी। कंपनी के ऑफिशियल्स जानते थे कि इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये लोग हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करने। जो भी यहाँ पर लोकल महाराजा शहंशाह मौजूद है उसे थोड़ा अपीस करने की कोशिश करते हैं। तो उस जहाज के जो कैप्टन थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस, वो जहाज से उतरते हैं और एक बड़ा लंबा सफर तय करते हैं आगरा तक, जो कि मुगलों की कैपिटल थी उस वक्त। वहां पहुंचकर वो मिलते हैं मुगल एम्परर जहांगीर से, बात करने की कोशिश करते हैं कि प्लीज हमें परमिशन दे दो फैक्ट्री सेटअप करने की, हम भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं सूरत में। लेकिन जहांगीर इस परमिशन को देने से मना कर देते हैं। इसके पीछे एक सिंपल रीजन ये था कि सूरत में उस वक्त पोर्चुगीज ट्रेडर्स मौजूद थे और पोर्चुगीज ट्रेडर्स के अच्छे रिलेशंस थे मुगलों के साथ। तो कोई रीजन नहीं था जहांगीर के लिए उनके कॉम्पिटिटर इंग्लिश ब्रिटिश लोगों को जगह दे यहाँ पर। तो EIC के ऑफिशियल सोचते हैं कि मुगल टेरिटरी में हमें जगह नहीं मिल पाई तो इंडिया के किसी और हिस्से में जाकर कोशिश करते हैं जहां पर इनकी टेरिटरी नहीं हो, जहां पर किसी और राजा का शासन हो। साल 1611 में इनकी एक कोशिश सक्सेसफुल प्रूव होती है जब आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी ये पहली फैक्ट्री खड़ी करते हैं। वहां के जो लोकल राजा थे उन्होंने परमिशन दे दी थी। अगले कुछ सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी और फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करती है और अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। ऐसा करते वक्त कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट की ये सिचुएशन में आ जाते हैं बाकी और यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ। साल 1612 में ये वापस सूरत जाते हैं और वहां पर पोर्चुगीज के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। बैटल ऑफ स्वाली इसे कहा जाता है और पोर्चुगीज लोग हार जाते हैं। इसके बाद से पोर्चुगीज का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत घट जाता है और मोस्टली गोवा के आसपास तक रिस्ट्रिक्ट रह जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ी खिलाड़ी बन जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इस जीत के कुछ ही टाइम बाद साल 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्वेस्ट करती है इंग्लिश किंग जेम्स I को कि इस बारी वो अपनी तरफ से एक रॉयल रिप्रेजेंटेटिव भेजे मुगल राजा को। अगर वो कोशिश करेंगे तो शायद इस बारी ये मुगल शहंशाह मान जाएंगे। तो इंग्लिश क्राउन की तरफ से सर थॉमस रो को भेजा जाता है जो कि एक डिप्लोमेट होते हैं। ये वो कर दिखाते हैं जो हॉकिंस नहीं कर पाए थे। जहांगीर से जब ये मिलते हैं तो को कई बड़े बड़े शानदार तोहफे देते हैं और जहांगीर उन तोहफों को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं और इसीलिए जहांगीर एक शाही फरमान इशू करते हैं, एक रॉयल ऑर्डर जो कहता है कि
इंग्लिश लोगों को अब परमिशन दी जाती है कि सूरत में अपनी वो फैक्ट्रीज बना सके। इतना ही नहीं, कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स भी दे दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि कुछ टेरिटरीज में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेडिंग कर सकती है और इसके बदले एक एनुअल पेमेंट उन्हें देनी पड़ेगी मुगल शहंशाह को। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री फाइनली जाकर खड़ी होती है सूरत में और अगले कुछ दशकों में कई और फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी जाती है। मद्रास, अहमदाबाद, बॉम्बे, आगरा, पटना। कंपनी का धंधा बहुत अच्छा चलता है, काफी मुनाफा कमाते हैं ये कॉटन, इंडिगो, सिल्क, सॉल्ट और बाद में ओपियम और टी जैसी चीजों में ट्रेडिंग करके। जिन शहरों में इनकी फैक्ट्रीज लगी थी उन शहरों में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है और लोग आकर्षित होते हैं उन शहरों की तरफ। कंपनी की धीरे धीरे इन जगहों में मोनोपोली बन जाती है। ये फोर्टिफाइड बेसिस भी बनाने शुरू कर देते हैं। अभी तक ज्यादातर फैक्ट्रीज ईस्ट इंडिया कंपनी की वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी। अब ये चाह रहे थे कि मुगल टेरिटरीज के सारे इलाकों पर ये अपनी फैक्ट्रीज बना सके, स्पेशली ईस्ट में, बंगाल में। उस वक्त बंगाल का मतलब था आज के दिन का वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश प्लस बिहार प्लस ओडिशा। कमर्शियली बहुत ही सक्सेसफुल रीजन इसे माना जाता था उस टाइम में भी। कंपनी के एम्बिशंस बहुत बड़े थे। कंपनी अब पॉलिटिकल पावर भी चाहती थी अपने हाथों में। इसके पीछे सिंपल रीजन था ताकि ट्रेडिंग आसान बन सके, बाकी जो भी कॉम्पिटिटर्स आए उन्हें आसानी से हटाया जा सके। तो ये जाकर अपने इंग्लिश किंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें हमारी पावर्स बढ़ा दो, हम और मुनाफा जनरेट कर पाएंगे। तो साल 1670 के अराउंड उस वक्त के जो इंग्लिश किंग चार्ल्स II थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स दे देते हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज को भी एक्वायर कर सकती है, पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में रख सकती है, पैसे की मिंटिंग कर सकती है, अपनी टेरिटरीज में सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ओवरसी कर सकती है। इतना ही नहीं, अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी रख सकती है, अलायंसेस भी बना सकती है और जंग भी छेड़ सकती है। आज के दिन ये सुनने में बहुत ही अनबिलीवेबल लगता है, क्योंकि आज के दिन जब भी हम कंपनीज को सोचते हैं कि एप्पल, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इन कंपनीज के पास इतनी पावर आ जाए कि अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी रखने लग जाए, अपना खुद का जस्टिस सिस्टम बनाने लग जाए, खुद के पैसे की प्रिंटिंग करने लग जाए और बाकी और देशों के साथ जंग पर भी चले जाए। थैंकफुली आज के दिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन उस वक्त इंग्लिश मोनार्की ने ईस्ट इंडिया कंपनीज को ये पावर दे दी। इसका मतलब ये था कि अब इंपीरियलिज्म की एक एजेंट बन सकती थी। साल 1682 में EIC नेगोशिएट करने की कोशिश करती है उस वक्त के बंगाल के मुगल गवर्नर के साथ, शाइस्ता खान। कंपनी चाहती है कि गवर्नर एक शाही फरमान इशू करे कि बंगाल में भी आसानी से ट्रेडिंग करना अलाउड हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी की ऑलरेडी कुछ प्रेजेंस थी बंगाल में, लेकिन वो ट्रेडिंग राइट्स चाहते थे और टैक्स कट्स चाहते थे जिससे कि ट्रेडिंग करना और आसान हो सके। उस वक्त नए मुगल शहंशाह गद्दी पर थे, औरंगजेब। जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की इस रिक्वेस्ट को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि कितने एरोगेंट हैं, इतनी फैक्ट्रीज बनाने के बाद भी इन्हें चैन नहीं मिला, अब ये चाहते हैं बंगाल में भी अपनी फैक्ट्रीज बनाए। वो साफ साफ मना कर देते हैं। उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे जोसिया चाइल्ड। वो औरंगजेब के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। अपनी एरोगेंस में आकर कि अभी अभी उन्हें पावर मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अपनी खुद की आर्मी रख सकते हैं, ये अब जंग छेड़ देते हैं मुगलों के खिलाफ। यह होता है साल 1686 में और इसी की बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। बड़ी ही बेवकूफी वाली बात होती है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, क्योंकि उनकी आर्मी किसी भी लायक नहीं होती मुगलों की आर्मी के सामने। बुरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ये जंग हार जाती है। जोसिया चाइल्ड को घुटनों पर टिकना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है औरंगजेब से। एक हिस्टोरिकल पेंटिंग भी है इस सीन की, वैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। औरंगजेब एक्चुअली में माफ कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन उन पर एक फाइन लगाते हैं 1.5 लाख रुपए का। उस वक्त 1.5 लाख रुपए का मतलब था आज के 35 करोड़ रुपए। इस फाइन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस थी उन्हें वापस रिस्टोर कर दिया जाता है और इनकी जो फैक्ट्रीज जब्त करी गई थी वो भी वापस दे दी जाती है। कंपनी के ऑफिशियल्स में बहुत पेशेंस था, वो चुपचाप शांति से काम करते रहते हैं अपनी लिमिट्स में रहकर, लेकिन अंदर अंदर से ही वो सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। एक ऐसा मौका मिले जब हम बंगाल में भी अपनी फैक्ट्रीज बना पाएं और बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाए। मौका इन्हें मिलता है साल 1707 में जब औरंगजेब का देहांत हो जाता है। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर बड़ा कमजोर पड़ जाता है। कॉन्स्टेंटली पावर स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं। इन फाइटिंग होती है मुगलों के बीच में कि कौन गद्दी पर बैठेगा, सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और ऐसे में जो लोकल नवाब्स थे, जो लोकल राजा थे और जमींदार थे, वो अपने अपने रीजन्स पर अपना खुद का कंट्रोल जमा लेते हैं, मुगल एम्पायर से अलग हो। इसी समय के बाद मराठास, राजपूत्स, जाट्स, रोहिलास, ये सब एज रीजनल पावर्स उभर कर आते हैं। मराठा एम्पायर की शुरुआत एक्चुअली कई साल पहले ही हो चुकी थी और औरंगजेब के टाइम में भी मराठास एक्चुअली में मुगलों के लिए खतरा थे।
1680 और 1758 के बीच में कई मराठा मुगल वॉर्स लड़ी गई, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद मराठास ने आसानी से मुगलों की फोर्सेस को हराया और अपनी टेरिटरी को नॉर्थ में एक्सटेंड कर लिया। इसी बीच मुगलों को एक नया खतरा आता है पर्शियंस से। साल 1739 में पर्शियन रूलर नादिर शाह इंडिया पर हमला करते हैं और बहुत सा खजाना लूटकर वापस चले जाते हैं। इसकी बात मैंने कोहिनूर वाले वीडियो में भी करी थी। फिर कुछ साल बाद 1748 में अहमद शाह दुर्रानी जो अफगान रूलर थे वो मुगल टेरिटरी में इन्वेड करते हैं। मुगल फोर्सेस राजपूत और सिख्स के साथ मिलकर नादिर शाह को हरा देती है, लेकिन मुगल एम्पायर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं इतनी सारी वॉर्स लड़ने के बाद। जो रीजनल गवर्नर्स अपना पोर्शन रेवेन्यू पे कर रहे थे सेंट्रल मुगल सरकार को, वो पे करना बंद कर देते हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिसेंट्रलाइज हो जाता है अलग अलग रीजन्स। इन सब के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप पर फोकस कर रही थी। वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही थी, नई फैक्ट्रीज खड़ी कर रही थी और ग्रेट ब्रिटेन से और लोगों को बुलाया जा रहा था जो आर्मी के लोग थे कि आओ ईस्ट इंडिया कंपनी की प्राइवेट आर्मी का हिस्सा बनो। अपनी प्राइवेट आर्मी को और मजबूत कर रही थी। बहुत से लोकल इंडियंस को भी एक्चुअली में ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और पैसे के लिए लोकल इंडियंस भी काम कर लेते थे ईस्ट इंडिया के लिए और आर्मी का हिस्सा बन जाते थे। ये इंडियंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का हिस्सा थे, इन्हें सेपॉयस करके बुलाया जाता था। इसी समय के बीच जैसे जैसे ये नए मुगल राजा गद्दी पर आ रहे थे, जा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेशर बनाकर रख रही थी, अपनी कोशिश जारी रख रही थी कि हमें ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दी जाएं बंगाल में। नेगोशिएट करने की कोशिश करती नए राजाओं के साथ, मैनिपुलेट करने की कोशिश करती उन्हें, और फाइनली जाकर साल 1717 में उस वक्त के मुगल एम्परर फारूक सियर ने एक फरमान जारी कर दिया कि टैक्स फ्री मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स दिए जाएं ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में। इतना ही नहीं, इन नए कानूनों के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एक दस्तक भी इशू कर सकती थी, एक तरीके का ट्रेड परमिट था ये, जिससे सारी कस्टम ड्यूटीज और ट्रांजिट ड्यूटीज वेव ऑफ करी जा सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामान पर। कंपनी के लिए ये चीज एक बहुत बड़ी जीत थी। ना सिर्फ इन्हें बंगाल में फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल पाई, बल्कि इन्होंने इस दस्तक सिस्टम को अपने पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस स्पेशल ट्रेड परमिट की मदद से ये कोई टैक्सेस नहीं पे करते थे, और इसका मतलब ये था कि जो भी रेवेन्यू बंगाल से आने लग रहा था मुगल हुकूमत के लिए, वो रेवेन्यू चला गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई मुगल एम्पायर के लिए। कुछ महीनों बाद साल 1717 में ही जो फॉर्मर मुगल गवर्नर रहे थे बंगाल के, मुर्शिद कुली खान, उन्होंने कहा बाढ़ में जाए ये मुगल एम्पायर, ये बंगाल जो है ये मेरे कंट्रोल में है और अब मैं पूरे बंगाल का नवाब बन जाता हूँ। मुर्शिद कुली खान ने देखा कि एक्चुअली में EIC यहाँ पर क्या खेल खेलने लग रही है, और इन्होंने EIC से जाकर कहा कि ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें अपना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। EIC ऑफिशियल्स का कहना था कि ये बड़ी अनफेयर डिमांड है, ये सही नहीं है हमारे साथ जो हो रहा है, ये बंगाली नवाब अपने आप को क्या समझ रहे हैं। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि इन्हें लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपने फायदे के लिए। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमें यह समझना जरूरी है कि इस समय के दौरान, जिस समय मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, इंडिया में कई सारी चीजें साथ साथ हो रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो और यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे कि डच और डैनिश, वो भी इस चीज का फायदा उठा रहे थे कि मुगल एम्पायर कमजोर पड़ रहा है। वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर अपना धंधा चला रहे थे। इसी बीच फ्रेंच यहाँ पर नए खिलाड़ियों की तरह उभर कर आए जो इंडिया में एंटर किए। ये सारी यूरोपियन पावर्स अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाह रही थी और इंडिया की टेरिटरी पर अपना कब्जा जमाना चाह रही। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही करना चाह रही थी। फ्रेंच ने बड़ी जल्दी से अपना इलाका जमाया इंडिया में, जब उन्होंने कॉलोनीज एस्टैब्लिश करी पौंडीचेरी में और बंगाल में चंद्रनगौर में। मिड 1700s तक ब्रिटिश और फ्रेंच ये दो डोमिनेंट यूरोपियन पावर्स बन चुकी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अर्ली 1740s में एक फ्रेंच लीडर थे जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स। ये फ्रेंच इंडियन टेरिटरीज के गवर्नर जनरल थे और ये चाहते थे इंडिया में एक फ्रेंच एम्पायर बनाना। जैसे जैसे इन बाकी यूरोपियन ताकतों की मोटिवेशंस बदली, ईस्ट इंडिया कंपनी की भी मोटिवेशंस बदली। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ऑलरेडी काफी दुश्मनी थी। 1740 और 1748 के बीच में इन्होंने वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन लड़ी थी यूरोप में। इसके कुछ ही टाइम बाद 1756 में एक 7 इयर्स वॉर लड़ी गई इन दोनों कंट्रीज के बीच में, जब ये दोनों पावर्स नॉर्थ अमेरिका में अपने कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि ना सिर्फ इन्होंने यूरोप में जंग लड़ी, नॉर्थ अमेरिका में जंग लड़ी, बल्कि इंडिया में भी जंग लड़ी। 1746 और 1763 के बीच में कर्नाटिक वॉर्स लड़ी गई सदर्न इंडिया में। इन वॉर्स में एक्चुअली में इंग्लैंड की जीत हुई और फ्रेंच अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लूज कर गए। सिर्फ पौंडीचेरी और चंद्रनगौर की टेरिटरीज उनके अंडर रही। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है जाननी दोस्तों कि जो उस वक्त के इंडियन राजा महाराजा थे, उन पर क्या
क्या असर पड़ा जब ब्रिटिश और फ्रेंच लोग इंडिया में एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो ये लोकल इंडियन रूलर्स भी एक दूसरे के साथ लड़ने लग रहे थे गद्दी के लिए। इन्होंने देखा कि इन यूरोपियन लोगों के पास आर्मी काफी अच्छी है, हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं, डिसिप्लिन्ड लोग हैं, क्यों ना हम इनके साथ अलायंसेस बनाएं और अपने दुश्मनों के खिलाफ इनको इस्तेमाल करें। लेकिन इन इंडियन राजाओं ने ये नहीं सोचा कि इनकी मदद लेने का मतलब है कि इन पर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये हमारी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लग जाएंगे और हमारी ही पावर इससे कम हो जाएगी। ऊपर से यूरोपियन ताकतें भी यही कर सकती थी, किसी इंडियन राजा के ऑपोजिशन लीडर को थोड़ी रिश्वत दी, उसके पीछे अपनी आर्मी भेजी, उसे गद्दी पर बिठाया और अपना पपेट रूलर बना लिया। ठोस एग्जाम्पल से समझते हैं, अपनी बंगाली नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी पर वापस आते हैं। साल 1756 में सिराज उद दौला बनते हैं बंगाल के नए नवाब। जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्स्टेंटली इन नवाब्स की अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रही थी मुर्शिद कुली खान के टाइम से। लेकिन सिराज उद दौला ने सोचा कि बस बहुत हुआ, मैं और नहीं सह सकता है। सिराज उद दौला अपनी आर्मी को लेकर गए, कैलकाटा में मार्च किया इन्होंने और बंगाली कैपिटल मुर्शिदाबाद में फोर्ट विलियम पर हमला बोल दिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक फोर्ट था। इन्होंने कई 100 ब्रिटिश ऑफिसर्स को जेल में बंद कर दिया और मेजॉरिटी ब्रिटिश ऑफिसर्स उनमें से मारे गए एक्चुअली में, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही छोटी सी जेल के अंदर बंद किया गया था। इस इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कैलकाटा। ब्रिटिश को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ठान ली कि किसी भी हालत में वो सिराज उद दौला को सत्ता से हटा कर रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने उन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जो इन्होंने कर्नाटिक वॉर्स के दौरान सीखी थी। इन्होंने सोचा कि नवाब के ऑपोजिशन में जो राइवल्स हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे नवाब को गद्दी से हटाने में। बात क्या थी, सिराज उद दौला को गद्दी पर देखकर हर कोई खुश नहीं था। ऑपोजिशन में उनके एक परिवार था जगत सेठ का, एक बड़ी पावरफुल फैमिली बैंकर्स, मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स की, जो मुर्शिदाबाद में बेस्ड थी। ये उस वक्त के बंगाल के सबसे अमीर परिवारों में से था और इनका काफी इन्फ्लुएंस था नवाब के कोर्ट में। इसके अलावा सिराज उद दौला की आर्मी के जो कमांडर थे मीर जाफर, उनके खुद के सपने थे कि वो नवाब बनना चाहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप के अंडर जगत सेठ के परिवार के साथ मीर जाफर के साथ हाथ मिलाया और प्लान बनाया सिराज उद दौला को सत्ता से हटाने का। अब आज के जमाने में एमएलए खरीद बेचकर सत्ता पलट करी जा सकती है, लेकिन उस जमाने में सत्ता पलट करने का मतलब था कि लिटरली अपनी आर्मी को ले जाकर लड़ाई करी जाए। अब सिराज उद दौला भी कोई बेवकूफ इंसान नहीं थे, उन्हें पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लग रही है। उन्होंने सोचा कि जब ये लोग मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर हाथ मिला सकते हैं मुझे सत्ता से हटाने के लिए, तो मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता। वो सीधा गए ब्रिटिश के दुश्मन फ्रेंच के पास, उनके साथ जाकर हाथ मिलाया, कहा कि आओ साथ में लड़ाई लड़ते हैं। ये लड़ाई लड़ी गई जून 1757 में। इसे हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। हालांकि सिराज उद दौला की आर्मी का साइज 15 गुना ज्यादा बड़ा था, लेकिन फिर भी वो हार गए। ब्रिटिश ने जंग जीतने के बाद अपने नए दोस्त मीर जाफर को जाकर गद्दी पर बिठा दिया और नया पपिट नवाब बना दिया बंगाल का। सिराज उद दौला को बाद में जाकर असैसिनेट कर दिया गया और जो फ्रेंच प्रेजेंस थी बंगाल में, वो भी इसके बाद जाकर खत्म हो गई। चंद्रनगौर जो इकलौती जगह थी बंगाल में फ्रेंच के कंट्रोल में, वो भी अब फ्रेंच के हाथों से चली गई और ब्रिटिश कंट्रोल में आ गई। बैटल ऑफ प्लासी एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इतिहास में, क्योंकि इसी के बाद ब्रिटिश के हाथ पॉलिटिकल पावर लगी, चाहे इनडायरेक्टली ही क्यों ना लगी हो। कुछ सालों बाद जाकर जो इन्होंने अपना पपिट नवाब बिठाया था मीर जाफर, उसकी भी डिसएग्रीमेंट्स होने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ब्रिटिश ने जितनी उम्मीद लगाई थी उतना पपिट नहीं बन रहा था ये नवाब। इसने एक्चुअली में जाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अलायंस करी, ये कोशिश करी कि किसी तरीके से ईआईसी को हरा दिया जाए और ये इन्हें बाहर निकाला जाए यहाँ से। ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही इसकी भनक पड़ी, उन्होंने मीर जाफर को गद्दी से हटाया और उसके सन इन लॉ मीर कासिम को नया नवाब बना दिया बंगाल का। एक बार फिर से कंपनी की ये उम्मीद थी कि ये पपिट नवाब बनेगा, हमारे इशारों पर नाचेगा। कासिम बंगाल के नए नवाब बने 1761 में, लेकिन हमेशा की तरह इनके भी डिसएग्रीमेंट्स हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इन्होंने देखा कि ये कंपनी कैसे अपनी पावर्स का मिसयूज करने लग रही है। इन्होंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, अब मैं भी ब्रिटिश से आजादी चाहता हूं। तो 1763 में एक्चुअली में अपनी आर्मी को ले गए ब्रिटिश फोर्सेस के साथ जंग पर, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ब्रिटिश फोर्सेस बहुत ताकतवर बन चुकी थी। उन्होंने मीर कासिम को हरा दिया। ब्रिटिश ने फिर मीर कासिम को गद्दी से हटाया और मीर जाफर को दोबारा से बुलाया कि भाई तुम दोबारा से आ जाओ, हम तुम्हें दूसरा मौका दे रहे हैं, नवाब की गद्दी पर बिठा रहे हैं, लेकिन इस बारी ढंग से पपिट रूलर बने रहना। कासिम बंगाल छोड़कर बाहर गए और उन्होंने रियलाइज किया कि ये लड़ाई खुद से नहीं जीती जा सकती। ब्रिटिश को बंगाल से अगर बाहर फेंकना है तो मैं अकेले अपनी आर्मी के साथ नहीं कर सकता। वो अवध के नवाब के पास गए, शुजा उद दौला, और उस वक्त के मुगल एम्परर शाह आलम II के पास गए। इन तीनों लोगों ने अलायंस बनाई और कहा कि अब साथ में मिलकर ब्रिटिश को बाहर निकाल फेंकते हैं। ब्रिटिश और इनकी अलायंस के बीच में 1764 में जंग लड़ी गई, इसे हम बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, और ये लड़ाई भी ब्रिटिश ने जीत ली। इस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि बहुत हुआ ये पपिट रूलर का गेम,
हम जितने भी नवाबों को पपिट बनाने की कोशिश करते हैं कोई नहीं बनता, अब से हम खुद ही नए रूलर बन जाते हैं बंगाल के। तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर और कमांडर इन चीफ बन जाते हैं बंगाल के। अब ऑफिशियली इस ट्रीटी में एक और मेजर पॉइंट ये था कि शाह आलम II ने फरमान इशू किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट्स हैं बंगाल के। मतलब बंगाल से आने वाला जितना भी पैसा था, जो टैक्सेस से पैसा आ रहा था, वो अब सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। तो ऑफिशियली अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की नई रूलर बन गई। अब इस कंपनी के पास बहुत से सोर्सेस थे पैसे कमाने के। अपना ट्रेडिंग का धंधा तो चल ही रहा था, लेकिन अब टैक्स का पैसा भी इनके पास आ रहा था। तो इनके पास जो आने वाला रेवेन्यू था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ये नए प्रोडक्ट्स खरीद सकते थे ट्रेड करने के लिए, मिलिट्री पावर अपनी और मजबूत कर सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में और पैसा स्पेंड कर सकते थे। तो देखते ही देखते पूरा बंगाल का एरिया ब्रिटिश के कंप्लीट कंट्रोल में आ गया। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कोट मुझे याद आता है, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। ये चीज क्यों कही जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी बात मैंने डिटेल में कैपिटलिज्म वाले वीडियो में भी करी थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसे थे, रिसोर्सेज थे और पावर थी अपनी टेरिटरी और एक्सपैंड करने के लिए। अब इंडिया के बाकी एरियाज पर इन्होंने कैसे कब्जा जमाया, कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग टेक्निक्स का इन्होंने इस्तेमाल किया। पहली टेक्निक, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रीजन्स ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थे, वहां पर ब्रिटिश ने अपने रेजिडेंट्स को अपॉइंट किया। रेजिडेंट्स बेसिकली ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो डिप्लोमेट का काम करते थे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स। ये रेजिडेंट्स जाकर लोकल राजा महाराजाओं के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते थे, अलायंस बनाने की कोशिश करते थे। जो राजा महाराजा इनके साथ फ्रेंडली हो जाता था, उनको ये एडवाइस देते थे कि पॉलिटिक्स कैसे करी जाए। लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करते थे इनडायरेक्टली। दूसरी टेक्निक, जो बाकी स्टेट के लोकल राजा थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें प्रेशराइज करती थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक सब्सिडरी अलायंस में चले जाए। इस सब्सिडरी अलायंस एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिस्टम था। इस अलायंस के अनुसार ये लोकल राजा अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे, खुद की लड़ाइयां नहीं लड़ सकते थे। इंस्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी उनके बिहाफ पर अपनी एक आर्मी तैयार करेगी और इस आर्मी को तैयार करने के लिए वो लोकल राजा ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करेंगे। तो उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनके पैसे बच रहे हैं, उन्हें अपनी आर्मी मेंटेन नहीं करनी पड़ रही। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए बड़ी ही चालाक मूव थी। अगर उन लोकल राजाओं के पास कोई आर्मी नहीं होगी तो कभी भी हमसे वो लड़ नहीं पाएंगे, ऊपर से हमें एक्स्ट्रा पेमेंट भी यहाँ पर मिलने लग रही है। अगर वो लोकल राजा महाराजा लोग एक्चुअली में ये पेमेंट नहीं पे कर पाते ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी रीजन की वजह से, तो उनकी टेरिटरी का कुछ एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। और ऐसा कई बार होता भी था। तो थोड़ा थोड़ा करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी टेरिटरीज को आगे बढ़ाया। इस सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि वो कंपनी इंटरनल अफेयर्स में टांग नहीं अड़ाएगी उन बाकी एरियाज में, लेकिन ये प्रॉमिस बस नाम की थी। पीछे पीछे ही ये कंपनी अपने रेजिडेंट्स के थ्रू वहां पर टांग अड़ाने की कोशिश कर ही रही थी। तो इस टेक्निक के जरिए बहुत से एरियाज एक्चुअली में इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। जो रीजन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन सब्सिडरी अलायंसेस में गए, उन्हें बाद में जाकर हम प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया करके जानते हैं। साल 1798 में हैदराबाद पहली स्टेट थी इस सब्सिडरी अलायंस में जाने वाली कंपनी के साथ। अब तीसरी टेक्निक बड़ी सिंपल थी। अगर ये दोनों टेक्निक्स नहीं काम करती तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ब्रूट मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करती और लिटरली आर्मी ले जाकर नए एरियाज पर कब्जा जमा लेती। इन्हीं सब तकनीकों की मदद से साल 1818 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर पावर बन गई। इस साल तक करीब 2/3 सब कॉन्टिनेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था और इस सब कॉन्टिनेंट में रहने वाली 78% पॉपुलेशन EIC के रूल के अंडर रहने लग रही थी। बाद में जाकर बाकी बचे कुछ एरियाज पर भी कंट्रोल जमाने के लिए एक चौथी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था साल 1847 में EIC ऑफिशियल्स के द्वारा और सबसे बड़े तरीके से इसे इन्फोर्स किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 और 1856 के बीच में। इस डॉक्ट्रिन के अनुसार अगर किसी इंडियन राजा का देहांत हो जाता था और कोई नेचुरल मेल हायर नहीं होता था उनका, तो वो किंगडम ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा। बहुत से फेमस शहर एक्चुअली में इस डॉक्ट्रिन की मदद से ही ब्रिटिश के कब्जे में आए। 1848 में सतारा, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी और फाइनली 1856 में अवध। इन सारी टेक्निक्स के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी बड़ी तेजी से होने लग रहे थे। नहीं तो इतने बड़े एरिया पर रूल जमाना इससे पहले कई राजा महाराजाओं ने कर लिया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए थे उस रूल को। कंपनी कॉन्स्टेंटली रिफॉर्म्स करती गई ताकि आसानी से रेगुलेट कर पाए वो देश की अलग अलग टेरिटरीज को। फॉर एग्जांपल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट क्रिएट करी। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के। इसकी मदद से रूल करना और आसान हो गया। अर्ली 1800s में आखिरी बड़ी ताकतें जो ब्रिटिश के अलावा बची थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में,
वो थी मराठा एम्पायर और मैसूर किंगडम। इन दोनों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे हराया, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस पर अपना एक अलग से वीडियो बन सकता है, तो कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 होती है, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। हालांकि इंडियन रेवोल्यूशनरीज इस जंग को हार जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज कर देती है। सारी टेरिटरीज, मिलिट्री फोर्सेस और जितनी भी दौलत थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है और ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है। 1874 में इस कंपनी को फाइनली जाकर डिसॉल्व कर दिया जाता है। मुगल एम्पायर का अंत भी 1857 के बाद हो जाता है, जब आखिरी एम्परर बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया जाता है और जितने भी सक्सेसर्स आने थे उनके, उन सबको मार दिया जाता है। तो ये थी बड़ी ही दिलचस्प कहानी दोस्तों, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनीज की। वीडियो अच्छा लगा तो बाकी और हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस भी इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो क्लिक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।